नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और स्वागत है आपका सुपर प्राइम टाइम शो यानी जनमत में। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं। हर रोज 9 बजे से पहले ही शुरुआत करते हैं जनमत की। तो आज कौन से मुद्दे आपके लिए लेकर आए हैं फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से, वो भी आपको हम बताएंगे कि कौन से विषय आपको आज आपके लिए हम लेकर आए, क्योंकि हर दिन एक नया विषय लेकर आते हैं और विषय पर आप जो वोट करते हैं वो आपको बताते हैं। चलिए बड़ी स्क्रीन में आपको हम दिखाते हैं। लीजिए अब आपको दिखाते हैं कौन से मुद्दे। सरतन से जुदा का मुद्दा फिर से उठ गया भाई, फिर से नारा दे दिया गया। ये कब आएंगे बाज और कब बार बार, ये बार बार सरतन से जुदा के नारे आखिर क्यों देते हैं और इस बार ये कहां का विषय है, ये बड़ा प्रश्न जो है अगर आपके मन में है तो उसका जवाब आपको आज जनमत में फिर से मिलने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं। आतंकियों के पास क्या स्टारलिंक है? स्टारलिंक के इक्विपमेंट अगर मिलते हैं आतंकवादियों के पास से, मणिपुर की अगर मैं बात करूं तो उसका क्या कनेक्शन है? इलॉन मस्क तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, भारत में तो ये चल नहीं सकता स्टारलिंक, लेकिन विश्लेषण भी तो करना चाहिए, समझना भी तो चाहिए। आस पड़ोस के भी तो राज्य हैं, आस पड़ोस के भी तो देश हैं जिनके थ्रू वो आ सकते हैं। फिर विपक्ष पर बरसे अमित शाह, जमकर बरसे हैं, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। चलिए फिर और आगे, आतंकी के जनाजे पर हजारों लोग आए थे, ये कैसे हुआ? और आतंकी जो कि नामी आतंकी है, घोषित आतंकी है, सजा काट रहा था, अगर वो मर गया तो उसके जनाजे पर इतनी भीड़ क्यों? कोई अच्छा व्यक्ति हो तो जाए तो बात बनती भी है, लेकिन उसके जनाजे पर भीड़। फिर बर्क पर कसता शिकंजा। अब देखिए शिकंजा तो कसेगा, गलत अगर आप करेंगे, गलती करेंगे तो आपको भुगतान तो करना पड़ेगा। ये तमाम विषय आज आपके लिए जनमत में हम लेकर आए हैं, इन विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए विषय तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अब पहली खबर जो है वो मुंबई से है। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर है, उसके बारे में रुख करते हुए शुरुआत करते हैं। मुंबई नाव दुर्घटना में आपको मैं बता दूं 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 101 को बचाया गया है। मुंबई में ये नाव दुर्घटना की तस्वीर आप देखिए, ये देखिए, ये सीधी बोट आएगी और टक्कर मार लेगी एक जहाज को, सीधा आती है, ये स्पीड बोट आती है और एक जहाज को टक्कर मारती है और नाव दुर्घटना पीड़ितों को 5 लाख सहायता राशि देने की बात कह दी गई है। तो यात्रियों से भरी नाव की हुई थी ये टक्कर और एलिफेंटा केव्स देखने जा रहे थे यात्री और नाव दुर्घटना पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए सहायता राशि देने की बात कह दी गई है। देवेंद्र फडणवीस जी ने स्वयं कह दिया है कि भाई इनको 5-5 लाख रुपए की जो राशि है वो दे दी जाएगी। तो नाव दुर्घटना पीड़ितों को 5 लाख की सहायता राशि। और ये खतरनाक वीडियो जो आपको हमने कुछ देर पहले दिखाया था वो आपको फिर हम दिखाने का प्रयास करेंगे, कैसे वो नाव तेजी से आती है और वो टक्कर हो जाती है। और ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें जहां पर लोगों को बचाया भी गया है, लेकिन भयानक ये टक्कर। ये फिर से वो दोबारा से आपको वीडियो दिखाएंगे, शुरुआत में जो दिखाई थी, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो। ये बोट आती है, ये आती है और सीधा टक्कर की ओर बढ़ रही है और ये हुई टक्कर। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कुछ सोच पाता, इतनी तेज रफ्तार गति से, यानी तेज रफ्तार तेज गति से ये बोट आई और इसने टक्कर मारी। इतना बड़ा समुद्र, इतना बड़ा इलाका, लेकिन टक्कर इन दोनों की हो गई। और फिर इसमें जो लोग मारे गए, जो घायल हुए, उसके लिए राहत देने के लिए भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा वहां पर घोषणा जो है वो तुरंत कर दी गई। नाव दुर्घटना पीड़ितों के लिए 5 लाख रुपए का जो है सहायता राशि की बात सामने आई है। 13 की मौत हो चुकी है, 101 को बचाया गया है। तो मुंबई के समंदर में नाव पलटने की ये बड़ी घटना से जुड़ा हुआ है और वीडियो सामने आया है। इसमें दावा किया गया है कि तेज रफ्तार स्पीड बोट ने टक्कर मारने के बाद ये हादसा हुआ। 110 यात्री से ज्यादा सवार बताए जाते हैं। अब इसी के साथ आपको सुनाते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी ने, जो कि वहां के अब नए मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है सहायता राशि से लेकर तमाम बातें। ध्यान से सुनिएगा। मुंबई के पास समुद्र में जो बुचर आइलैंड है, वहां पर आज 3:55 पर नीलकमल नाम की एक जो प्रवासी वेसल थी, उसको नौदल की एक बोट टकराने से एक बहुत बड़ा अपघात हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में
तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। शाम 7:30 बजे तक की ये जानकारी है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिनको नेवी के अस्पताल में ही भर्ती किया गया है। नेवी, कोस्ट गार्ड और पुलिस, इन्होंने 11 क्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से बचाव कार्य करके तेजी से लोगों को बचाने का प्रयास किया है। अभी भी अंतिम इसका समाचार नहीं मिल पाया है, जो कल सुबह तक पता चलेगा कि अगर कोई और मिसिंग है तो उसके बारे में जानकारी ये कल सुबह तक मिल पाएगी। अभी तक की जानकारी हमने आपको दी है। तो ये बड़ी खबर थी जिसके बारे में आपको जानकारी दी। यहां पर स्वयं देखिए, मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लेते हुए राहत की बात भी कही, राहत देने की बात भी यहां पर सामने रखी है, लेकिन ये भी बताया कैसे 13 लोगों की मृत्यु यहां पर हो चुकी है। दुखद है, वहां पर नेवी के भी जो है हमारे जवान, वो भी इसमें बलिदानी हो गए। और ये अचानक से हुई घटना, बहुत तेज रफ्तार से वो स्पीड बोट आई और टक्कर सीधा एक वेसल पर जिसका नाम नील कमल था। और ये दुखद हादसा आज मुंबई के लिए एक दुखद दिन के रूप में ये बिल्कुल सामने आती है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं, बाकी मुद्दों का रुख करते हैं। शायद हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसा देश है जहां एक गद्दार और आतंकी के समर्थन के लिए आस्तीन के सांप खुलकर बाहर आते हैं। और सबसे हैरत की बात तो यह है कि भारत के कानून में ऐसे सपोलों के लिए कोई ठोस सजा नहीं है। इसका सबसे ताजा उदाहरण देखने को मिला तमिलनाडु के कोयंबटूर में, जहां कोयंबटूर सीरियल ब्लास्ट के आरोपी और उम्र कैद की सजा काट रहे आतंकवादी एसए बाशा को आखिरी विदाई देने भीड़ पहुंची थी। इस भीड़ में सबसे ज्यादा वो मुसलमान थे जो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन किसी आतंकी के जनाजे में जाने के लिए वे मजहबी हो जाते हैं। अब आपको बताते चलें कि एसए बाशा की पूरी क्राइम हिस्ट्री क्या है। ग्राफिक्स भी आपके सामने और आपको मैं समझाता भी चलूंगा। साल 1998 में कोयंबटूर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इन धमाकों में 58 लोगों की जान चली गई थी तो 231 लोग घायल भी हो गए थे। इन धमाकों के पीछे अल उम्मा नाम के कट्टरपंथी संगठन का नाम आया था, जिसे तब बैन कर दिया गया था। इसी संगठन का मुखिया था एसए बाशा, जो उन सीरियल ब्लास्ट के मुख्य कर्ता धर्ता में से एक था। उसे उम्र कैद की सजा मिली थी, यानी लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा। एसए बाशा दुर्दांत आतंकियों में से एक था जिसने 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी जान से मारने की धमकी दी थी। और वो अब तक हिंदुस्तान में जनता के दिए टैक्स पर ऐश कर रहा था, अपना इलाज करवा रहा था। ऐसे बाशा की 16 दिसंबर 2024 को अस्पताल में मौत हो गई और 17 दिसंबर उसे दफनाया गया। अब जनाजे की बात कर लेते हैं, ग्राफिक्स उसका भी समझा रहा हूं मैं आपको। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे बाशा नाम के आतंकी को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोग पहुंचे। उसे किसी हीरो की तरह विदाई दी गई है, लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि ये ही वो आतंकी है जिसने तमिलनाडु को कई बार आतंकी हमलों का दर्द दिया था। इतना ही नहीं, उसकी आखिरी विदाई के लिए पूरे कोयंबटूर में 2000 पुलिस वालों और 200 आरएएफ जवानों की तैनाती की गई। इतनी भारी सुरक्षा में उसका विदाई जुलूस निकाला गया और किसी वीरगति को प्राप्त जवान जैसी विदाई उसको दी गई। इस्लामिक कट्टरपंथी धड़ों, राजनीतिक पार्टियों के नेता भी उसकी अंतिम यात्रा में पहुंचे। यही नहीं, खुद को तमिलियन नेशनल कहने वाली पार्टी के सबसे बड़े नेता सीमान ने तो यहां तक कह दिया कि डीएमके सरकार को ऐसे बाशा को पहले ही रिहा कर देना था, जो कि डीएमके सरकार के हाथ में था। ऐसा ना करने के लिए डीएमके सरकार की आलोचना भी की गई। हालांकि बाशा को पैरोल देकर अस्पताल में रखने वाले इन्हीं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पिता करुणानिधि जब मुख्यमंत्री थे, तब बाशा के साथी आतंकवादी को जेल में मालिक तक की सुविधा दी जाती थी। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन से बड़े नेता इस आतंकवादी की आखिरी यात्रा में पहुंचे, जो उसके दक्षिण उक्कडम स्थित रोज गार्डन वाले घर से शुरू होकर फ्लावर मार्केट स्थित हैदर अली टीपू सुल्तान सुन्नत जमात मस्जिद तक गई। एनटी के नेता सीमान, यानी सीमान तमिल एक्टर हैं और नाम तमिलार काची नाम की राजनीतिक पार्टी चलाते हैं। वो तमिल पहचान, भाषा, स्वायत्तता की बात करते हैं।
तमिल ईलम जैसे बैन आउटफिट के समर्थक भी हैं। उन्होंने डीएमके सरकार को यह कहते हुए बयान दिया है कि आतंकवादी ऐसे भाषा को पहले ही डीएमके सरकार जेल से निकाल सकती थी। तो ये उनकी बात है। और कौन है वो भी जान लीजिए। कोंगू इलाग्नेर पेरावई पार्टी के अध्यक्ष यू थानियारसु। इनकी पार्टी तमिलनाडु के अंदर भी क्षेत्रीय पार्टी है और एआईएडीएमके डीएमके के बीच झूलती रहती है। थानियारसु एआईएडीएमके के टिकट पर 2 बार विधायक भी रहे हैं। और कौन है ये भी जान लीजिए। वीसीके के उप महासचिव वन्नी अरासु, वीसीके यानी विदुथलाई चिरुथैगल काची। इस पार्टी को दलित पैंथर्स पार्टी या दलित पैंथर्स यक्कम यानी आंदोलन भी कहा जाता है। कहने को यह पार्टी दलित और तमिल राष्ट्रवाद की बात कहती है, लेकिन पार्टी के उप महासचिव वन्नी अरासु आतंकवादी को अंतिम विदाई देने पहुंच गए। मणिथानिया मक्कल काची के महासचिव और मन्नापराई विधायक पी अब्दुल समद ये भी यहां पर आए। स्थानीय विधायक पी अब्दुल समद ऐसे भाषा का करीबी रहा है। अल उम्मा के बैन होने के बाद इसके जुड़े सदस्यों ने कट्टरपंथी संगठन की जगह एमकेके, पहले आपको बता दें फिर नाम से इसको इस्लामी पार्टी बनाई। ये पार्टी एआईएडीएमके के बाद डीएमके के साथ गठबंधन में है और इस पार्टी के 2 विधायक हैं। इस पार्टी का अध्यक्ष एमएच जवारुद्दीन है। जवारुद्दीन सिमी का सदस्य भी रहा है और ऐसे भाषा का बेहद करीबी था। वो राज्य में 25 से ज्यादा इस्लामिक ट्रस्ट सोसाइटी चलाता है और मजहबी दान के नाम पर एम्बुलेंस सेवा भी देता है। इन नेताओं के अलावा कई छोटे बड़े छुटभइये नेता भी ऐसे भाषा जैसे दोषी पाए गए और उम्र कैद की सजा काट रहे आतंकवादी को आखिरी विदाई देने पहुंचे। खास बात यह है कि तमिलनाडु में इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देने में से एक रहे भाषा की आखिरी यात्रा निकालने की योजना का बीजेपी ने विरोध किया था, लेकिन डीएमके सरकार ने आतंकवादी की न सिर्फ शान से विदाई यात्रा निकाली बल्कि हीरो की तरह विदाई देने जनाजे में उमड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए 2000 से 2200 जवानों की सेवाएं भी उपलब्ध कराई हैं। अब आतंकवादी के जनाजे में किसकी भीड़ थी ये भी आप जान लीजिए। 1998 कोयंबटूर ब्लास्ट के आरोपी है के फैन है ये लोग। राज्य सरकार ने तैनात किए थे यहां पर 2000 पुलिसकर्मी। तो इतनी बड़ी संख्या में कैसे इन्होंने इनको तैनात भी किया और उसकी अंतिम विदाई को इतना बड़ा करने की आवश्यकता क्या थी। अब ये फिर कहेंगे कि भाई ये मजहब से इसको नहीं देखना चाहिए, मजहब से इसको कैसे नहीं देखना चाहिए, आप लोग यहां पर क्यों आए और एक आतंकवादी के जनाजे में आए, ये सबसे बड़ी दुखद बात है। इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा कि देश में आतंकियों को जिहादी अपना हीरो बताते हैं, हीरो बनाते हैं क्या? 98% लोगों ने कहा हाँ। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर जपने को लेकर बयान दिया था और इसे विपक्षी दलों ने लपक भी लिया। आज संसद से लेकर सड़क तक पर इसका विरोध जारी है। कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोकसभा और राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ और हंगामे के बाद कांग्रेस ने शाह के बयान को अंबेडकर का बयान बताते हुए कहा कि अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। खड़गे ने कहा कि वे दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के लिए मसीहा हैं। इसी को लेकर पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री से मेरा कहना है कि अगर बाबा साहेब के लिए थोड़ी भी जगह है तो फौरन अमित शाह को हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर नहीं करते तो बाबा साहेब के लिए जो कुछ बोल रहे हैं ये सब नाटक है, ड्रामा है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के लोगों से माफी मांगने की मांग भी की है। वहीं अमित शाह ने भी प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही जनता को बताया कि उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा था। इसके साथ ही खड़गे के इस्तीफे वाले सवाल का भी जवाब दिया। शाह ने कहा कि खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पर बैठना है, उसी जगह पर बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। देखिए क्या कुछ है एक स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से, आप समझिए। I demand his resignation. खड़गे साहब मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। देश की सियासत में अचानक से तब भूचाल आ गया जब विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को वायरल किया, जिसको लेकर एक ओर पूरा विपक्ष खड़ा है तो दूसरी ओर बीजेपी।
शाह के संसद में दिए बयान के बाद बुधवार को कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खड़गे ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री से मेरा कहना है कि अगर बाबा साहब के लिए थोड़ी भी जगह है तो फौरन अमित शाह को हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर नहीं करते तो बाबा साहब के लिए जो कुछ बोल रहे हैं ये सब नाटक है, ड्रामा है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के लोगों से माफी मांगने की भी मांग की है। खड़गे ने कहा कि देश के लोगों से माफी मांगकर राजीनामा देना चाहिए और अगर नहीं देते तो मोदी जी को आज किसी न किसी तरह से बर्खास्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री बुला के टोकने के बजाय, अरे भाई ये ठीक नहीं है, बाबा साहब के बारे में तो हम खूब तारीफ करें, बहुत सी बातें बोले, लेकिन आपने क्यों ऐसा बोला? जिस आइडियोलॉजी को डॉक्टर अंबेडकर नहीं मानते, स्वर्ग या नर्क की बात उन्होंने कभी कही नहीं, वो बातों को लेकर उनके होम मिनिस्टर बात करते हैं। तो मोदी साहब उनको डिफेंड करने के लिए अब 6 ट्वीट उन्होंने किया, 6-7 मुझे मालूम, 6 ट्वीट्स उन्होंने किया। क्या जरूरत थी? अगर आप बाबा साहब के बारे में अगर कोई गलत बोलता है, उसको अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था। वहीं राज्यसभा में मंगलवार को अंबेडकर पर दिए भाषण पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमित शाह ने कहा कि कल से कांग्रेस पार्टी ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, ये निंदनीय है। अमित शाह ने कहा कि संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब बात होती है तो तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का कार्य किया है वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये तो स्वाभाविक है कि जब लोकसभा में, राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष होते हैं तो हर मुद्दे पर लोगों का नजरिया अलग अलग होता है, दलों का नजरिया अलग अलग होता है, वक्ताओं का नजरिया अलग अलग होता है। मगर संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब चर्चा होती है तब इसमें एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह के भाषण के एक हिस्से को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शाह के इस्तीफे की मांग भी की। इसी से जुड़े सवाल पर अमित शाह ने कहा कि खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह बैठना है जहाँ वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के दबाव में आकर इस विवाद में शामिल हुए हैं। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान मंगलवार को अमित शाह ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की विरासत पर भाषण दिया था। अमित शाह के भाषण के एक हिस्से को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। इसके बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की निंदा की और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा अम्बेडकर का अपमान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। I demand his resignation. खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से जो प्रश्न आपसे पूछा वो भी आपको बता देते हैं। धर्म के नाम पर आरक्षण लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाएगा, ये हमने आपसे सवाल पूछा था। 96% 96% लोगों ने कहा हाँ, 4% लोगों ने कहा ना। मणिपुर जो हाल के महीनों में गंभीर हिंसा का शिकार रहा है, वहां सुरक्षा बलों ने एक बड़े अभियान के दौरान
कुकी विद्रोहियों से जुड़े महत्वपूर्ण उपकरणों और हथियारों को जब्त किया है। 13 दिसंबर को चुराचांदपुर, चंदेल, इम्फाल पूर्वी और कंगपोकपी जिलों में चलाए गए इस अभियान में सुरक्षा बलों को कई प्रकार के हथियारों के साथ साथ, ध्यान से सुनिएगा, एक स्टारलिंक इंटरनेट डिवाइस भी मिला है। स्टारलिंक किसका है? इलॉन मस्क का है, और ये एक सैटेलाइट से इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए उससे सीधा इंटरनेट लेने का डिवाइस है। ये बरामदगी एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में सामने आई है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्रोहियों को बाहरी सहायता मिल रही थी। स्टारलिंक अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स का एक उपग्रह आधारित इंटरनेट नेटवर्क है, जो दुनिया के किसी भी कोने में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की क्षमता रखता है। ये सेवा उन क्षेत्रों में खासतौर पर उपयोगी है जहां पारंपरिक इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध नहीं होती। स्टारलिंक की खासियत यह है कि यह उपग्रहों के माध्यम से काम करता है, जिससे दूर दराज और कठिन इलाकों में भी इंटरनेट की पहुंच संभव होती है। आइए विस्तार से देखते हैं कि स्टारलिंक आखिर क्या है, ग्राफिक्स के माध्यम से। स्टारलिंक क्या है आप जान लीजिए। स्टारलिंक हजारों सैटेलाइट्स का एक ग्रुप है जो धरती के काफी करीब लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पर है। धरती की परिक्रमा करते हैं और पूरे विश्व को ये कवर करते हैं। स्टारलिंक अन्य जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की तुलना में कम ऑर्बिट में है, जिससे तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी देना जो है वो काफी आसान हो जाता है। साथ ही अब हम आपको बताएंगे कि स्टारलिंक कैसे काम करता है और इसमें खास क्या है, इसमें खास क्या बात है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। अब ये काम कैसे करता है वो जान लीजिए। स्टारलिंक जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, एक हाई फ्लाइंग सैटेलाइट को सिग्नल भेजता है, यानी जो सैटेलाइट ऊपर उड़ रहा है उसको सिग्नल वो भेजता है, जो इसे आपके जरिए स्थापित एंटीना से बाउंस कराता है। यानी कि यह सैटेलाइट पे गया, आपके जो रिसीवर है एंटीना उस पर बाउंस कराता है, फिर सिग्नल एक मॉडेम को भेजा जाता है जो घर में स्थापित होता है और इंटरनेट कनेक्टिविटी को चालू कर देता है। स्टारलिंक में कोई केबल नहीं होता, यानी कोई तारों का झंझट नहीं है, जिसकी वजह से दूर दराज के इलाकों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब स्टारलिंक में खास क्या है ये भी आप जान लीजिए। आमतौर पर 25 और 220 MBPS के बीच है इसकी डाउनलोड स्पीड, यानी वो अच्छी स्पीड के रूप में आप इसको समझ सकते हैं, और ज्यादातर यूजर्स 100 MBPS से ज्यादा की स्पीड भी पाते हैं। अब स्टारलिंक की अपलोड स्पीड आमतौर पर 5 से 20 MBPS के बीच में है। अमेरिका में स्टारलिंक $120 प्रति माह से शुरू होता है। प्लान के मुताबिक ये $5000 तक जा सकता है। अब इक्विपमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट का जो कॉस्ट है वो $500 से शुरू होता है और $2500 तक इसकी भी कीमत जो है वो जाती है। अब इम्फाल की बात करें और क्या हुआ था यहाँ पर। इम्फाल पूर्वी जिले के केराव खुनो क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक स्टारलिंक का राउटर और एंटीना जब्त किया है। यह उपकरण रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट RPF और पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। इस उपकरण के साथ साथ 20 मीटर FTP केबल भी बरामद हुई है, जो इसके उपयोग का प्रमाण है। ये बरामदगी ये दर्शाती है कि जो कुकी विद्रोहियों को किसी बाहरी स्रोत से सहायता मिल रही थी। ये पहली बार नहीं है जब भारत में स्टारलिंक उपकरण पाए गए हैं। इससे पहले नवंबर में भारतीय जल क्षेत्र में म्यांमार के एक जहाज से भी स्टारलिंक डिवाइस बरामद किया गया था। म्यांमार और अन्य पड़ोसी देशों जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका में भी स्टारलिंक उपकरणों का उपयोग देखा गया है। और कुछ रिपोर्ट्स की माने, यानी कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार आप माने तो ये जो उपकरण है वो अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों द्वारा भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस छापेमारी में स्टारलिंक उपकरणों के साथ साथ भारी मात्रा में हथियारों और गोला बारूद का भी जखीरा बरामद किया गया है। इसमें AK-47 राइफल्स, स्नाइपर राइफल, विभिन्न पिस्तौलें, ग्रेनेड, मोर्टार और कई अन्य विस्फोटक उपकरण शामिल थे। ये सभी हथियार म्यांमार में निर्मित थे और यह संकेत करता है कि विद्रोहियों को इन हथियारों के लिए म्यांमार से सप्लाई मिल रही थी। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना और असम राइफल्स के लगभग 2000 जवान शामिल थे। ये जवान सुरक्षा बलों द्वारा 25 नवंबर से लापता मैतेई शख्स लेशराम कमल बाबू सिंह की तलाश कर रहे थे। छापेमारी के दौरान ट्रैकर कुत्तों, ड्रोन और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल यहां पर किया गया था। आपको बता दें जिससे ये बड़ी बरामदगी संभव हो पाई है। मणिपुर में स्टारलिंक उपकरणों और हथियारों की बरामदगी ये साबित करती है कि विद्रोही संगठन न केवल स्थानीय समर्थन से बल प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाहरी सहायता प्राप्त कर रहे हैं। ये स्थिति भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक नई चुनौती पेश करती है और उन्हें इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी होगी।
हालांकि जब भारत में स्टारलिंक के उपयोग पर सवाल उठाए गए तो स्पेसएक्स के संस्थापक इलॉन मस्क ने इन आरोपों को झूठा बताया। मस्क ने कहा कि भारत में स्टारलिंक उपग्रह जो बीम है वो बंद है, इसको ऑफ किया गया है और कोई भी विद्रोही समूह इसका उपयोग नहीं कर सकता। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा की गई इस बरामदगी ने इस मामले को और जटिल बना दिया है। अगर भारत में इस्तेमाल नहीं कर सकते, पड़ोसी राज्य में कर सकते हैं, पड़ोसी देश में कर सकते हैं, वहां पर तो स्टारलिंक चलता है ना। ये बड़ी बात है कि भाई अगर पड़ोसी देश में चलता है तो वहां से खतरा तो है। इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें कि समय के साथ तकनीक का हो रहा है गलत इस्तेमाल। 92% लोगों ने कहा हाँ, 8% लोगों ने कहा ना, 92% लोग कहते हैं हाँ और 8% लोग क्या। बात करेंगे महाराष्ट्र के हिंगोली की, उस जिले में जहां एक बार फिर मुस्लिम समुदाय के उग्र उन्माद का मामला सामने आया है, जिसमें एक हिंदू व्यापारी पर बिना किसी ठोस कारण के हमला किया गया। 16 दिसंबर को करीब 40 से 50 मुसलमानों की भीड़ ने हिंदू व्यवसायी यानी कैलाश कबरा के घर और दुकान पर पत्थरबाजी की, क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने व्हाट्सएप पर इस्लाम और उसके जो पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक संदेश भेजा था। इस घटना के बाद एक सवाल उठता है, क्या मुस्लिम समुदाय को हमेशा इस तरह हिंसा और उन्माद फैलाने का हक है? कबरा पर आरोप है कि उसने व्हाट्सएप पर एक संदेश फॉरवर्ड किया जिसमें यह कहा गया था कि जिहाद ने नीदरलैंड में अंत पा लिया है और जो लोग भारत में शरिया कानून चाहते हैं उन्हें यहां से भाग जाना चाहिए। इसे लेकर मुस्लिम समाज में इतनी नफरत और आक्रोश क्यों भड़क उठी है? क्या ऐसा हमला करना जायज है? इस तरह की घटनाएं सिर्फ ये दर्शाती हैं कि मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा संवेदनशीलता और सहनशीलता को भूल चुका है और धार्मिक भावनाओं के नाम पर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। यदि कोई हिंदू अपने विचार रखता है या किसी मुस्लिम विचारधारा पर सवाल उठाता है तो उसकी दुकान और घर पर हमला किया जाता है। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। क्या यही धार्मिक सहिष्णुता है जिसके बारे में मुस्लिम समुदाय अक्सर बात करता है? गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में ही नहीं बल्कि ऐसे कई उदाहरण हैं जब मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी धार्मिक भावनाओं यानी मजहबी भावनाओं के नाम पर हिंसा का सहारा लेते हैं। भारत में आए दिन आपको बताएं कि इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा की जाने वाली इस तरह की घटनाओं से समाज में डर और विभाजन फैलता है। विरोध का यह तरीका क्या सही है? क्या यह समाज को एकजुट करने का तरीका है या यह केवल एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है? केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस तरह की घटनाओं पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी हिंसा को रोकने के लिए मुस्लिम समुदाय के भीतर जागरूकता लाने की जरूरत है ताकि वे समझ सकें कि धार्मिक भेदभाव और हिंसा समाज के लिए घातक है, उनके लिए भी घातक है। अगर मुस्लिम समाज इस तरह की हिंसा को बढ़ावा देता रहेगा तो इससे समाज में और भी तनाव बढ़ेगा और उनके लिए मुश्किल ज्यादा है और इसका खामियाजा पूरी तरह से भारत के धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक ताने बाने को भुगतना पड़ेगा और पड़ भी रहा है। आखिरकार कबरा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके बाद क्या मुस्लिम समुदाय के उन्मादी तत्वों पर शिकंजा कसा जाएगा या ये केवल एक और नफरत फैलाने की घटना बनकर रह जाएगा? ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर कब तक सरतन से जुदा के जो नारे हैं उसकी अनुमति दी जाएगी, इसका अंत कब होने वाला है? तो हमने आपसे पोल के माध्यम से भी एक प्रश्न पूछा। हमने पूछा कि देश में चल रहा है कि भाई तो आपको कुछ पलों के लिए हमने ये नारे भी सुनाए जहां पर सरतन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, खुलेआम जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। वीडियो की पुष्टि हमने सोर्स से लिया था और जो जिहादी हैं उन्होंने किस तरीके से खुलेआम ये सड़कों पर जाकर इतनी बड़ी भीड़ में अगर ऐसे नारे लगाए जाएं सरतन से जुदा के, तो क्या ये सरतन से जुदा कर भी देंगे? ये बड़ा प्रश्न है। और क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसी धमकी की क्या अनुमति है भारत में? ये बड़ा प्रश्न है। और किसका हाथ है इनके पीछे? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर इन जिहादियों को सपोर्ट अगर मिलता है तो कहां से ये सपोर्ट सिस्टम मिलता है? आपने पहले भी देखा सरतन से जुदा के केवल नारे नहीं लगाए गए, सरतन से जुदा कर भी दिया गया। अगर इतना ही अपने मजहब से प्यार है
है और आप बात करते हो कि भाई इस्लाम तो प्यार का धर्म है, प्रेम का धर्म है, तो ये तो प्रेम नजर नहीं आ रहा और लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए, अपने मजहब को बचाना चाहिए। इसी खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से भी जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं कि देश में चल रहा है जिहादियों का नंगा नाच, ये प्रश्न था। 96% लोगों ने कहा हां, 4% लोगों ने कहा ना। फीसदी लोग भी जो हैं वो कौन है, इनका भी जो आप समझ लीजिए कि कौन ये नहीं मानते कि भाई ऐसा चल रहा है जिहादियों का नंगा नाच, ये उनकी अपनी सोच है। लेकिन 96% जो बहुमत है, प्रचंड बहुमत, इस बात से सहमत है। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बर्क की बात करते हैं, यूपी के संभल की बात करते हैं। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क इन दिनों 2 अलग अलग मामलों में कानूनी शिकंजे में घिरे हुए हैं। पहली मुश्किल संभल हिंसा से जुड़ी हुई है, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अब इस मामले में वो अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे और एफआईआर रद्द करने की मांग की है। तो दूसरी परेशानी उनके घर के बिजली कनेक्शन में कथित गड़बड़ी को लेकर है। अब बिजली कनेक्शन तो बार बार सामने आ रहा है संभल में, कैसे मस्जिद के ऊपर से जो है कनेक्शन दिया जा रहा था घरों पर। हिंसा के आरोपों से घिरे सांसद अब बिजली चोरी के शक के दायरे में भी आ गए, यानी बिजली चोर भी हैं ये शक है। बिजली विभाग की जांच में उनके आवास का पुराना मीटर हटाकर नया स्मार्ट मीटर लगाया गया है। नया मीटर जैसा सबका लगता है उनका भी लगा है। जांच में पाया गया कि पिछले 5 महीनों का बिजली बिल शून्य था, यानी 0 था, जबकि उनके घर में एसी और कूलर जैसे कई बिजली के उपकरण मौजूद हैं। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि अप्रैल से नवंबर तक सांसद के घर में बिजली खपत के आंकड़े असामान्य पाए गए। जुलाई से नवंबर तक एक भी यूनिट बिजली खर्च नहीं हुई है, जबकि जून में केवल 13 यूनिट और अप्रैल में 35 यूनिट की खपत दर्ज की गई। बहरहाल बिजली विभाग ने मीटर की गड़बड़ी की जांच शुरू कर दी है। अगर जांच में कोई अनियमितता पाई जाती है तो सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो सकती है। वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इन आरोपों का निराधार बताया है। इसी पर हमारी यह खास रिपोर्ट भी देखिए। समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क इन दिनों एक अजीबोगरीब कानूनी शिकंजे में फंसे हुए हैं और अब उनका नाम बिजली चोरी के मामले में भी सामने आया। पहले संभल हिंसा में उनका नाम था, अब बर्क साहब के घर का मीटर भी चर्चा का विषय बन गया। मामला सीधा है, सांसद बर्क की हराम की बत्ती गुल हो गई, मीटर चालू है। बिजली विभाग की जांच में सामने आया कि सांसद के घर का मीटर पिछले 5 महीनों में पूरी तरह से शून्य चल रहा था, जबकि उनके घर में एसी, कूलर जैसे बिजली के बड़े उपकरण मौजूद हैं। सवाल यह है कि क्या सांसद के घर की बत्तियां चुपके से गुल कर दी गईं या फिर कोई और तरीका अपनाया गया ताकि बिजली का बिल शून्य रहे। अब ये तो जांच में ही पता चलेगा, लेकिन एक बात साफ है, हराम की बत्ती और सही मीटर से सांसद साहब का रिश्ता कुछ खास नहीं लगता। वहीं सांसद बर्क ने इन आरोपों को निराधार बताया, कहा कि बिजली का बिल नियमित रूप से जमा करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि जब सांसद जैसे नेता की बत्ती गुल हो रही तो आम जनता क्या करे? क्या ये वही नेता है जो जनता को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं और अब बिजली विभाग को भी साफ करने के रास्ते दिखाएंगे? इस मामले में उनकी तरह तरह की चालें साफ साफ ये दिखा रही हैं कि जब बात सत्ता और पैसे की आती है तो हर कोई अपनी सुविधा के लिए गलत रास्ता चुनता है। बिजली चोरी के आरोपों में घिरे सांसद बर्क का ये बयान साबित कर रहा है कि हराम की बत्ती चालू हो सकती है, लेकिन जो मीटर सही तरीके से काम करता है वो कभी छुप नहीं सकता। अब देखना यह है कि जब मीटर की गड़बड़ी का मामला गंभीर है तो क्या बर्क साहब के खिलाफ और भी खुलासे होंगे या फिर ये सब एक राजनीतिक ड्रामा बनकर रह जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि उनका हराम का रास्ता अब मुश्किल में फंस चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, आपने बिजली की चोरी के बारे में जाना, विस्तार से रिपोर्ट देखिए। अब इस पर इंजीनियर विनोद कुमार का क्या कुछ कहना है, अब वो भी देख लीजिए। विगत 3-4 दिनों के अंदर हम लोग 176 करोड़ जो है बिजली चोरी पकड़े हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए हैं और उन लोगों के विरुद्ध 3.5 करोड़ की जो है असेसमेंट बना हुआ है। इसके पूर्व भी जो है एफआईआर हम लोग विगत 3 माह से करा रहे हैं, जिसमें एक माननीय पूर्व मंत्री उनके खिलाफ एफआईआर कराया गया बिजली चोरी का। फिर इसी तरह से एक जो है पार्टी के जो है जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष और उनके कार्यालय पर भी बिजली चोरी पाई गई है। और कल माननीय सांसद जी के यहाँ भी हम लोग स्मार्ट मीटर लगाए और माननीय सांसद जी का 6 महीने का बिल जो है 0 यूनिट का बना।
इस पे हम लोग स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, उसके खपत के आधार पे असेसमेंट निर्धारण करेंगे और सब किया जाएगा। संदेह है कि उनका 0 यूनिट का खपत था जो है, इस आधार पे जो है संदेह था कि कोई खपत नहीं हो रही बिजली का, जबकि बिजली का तो उपयोग हो रहा है। एक और कनेक्शन था इनके दादा के नाम से 2 किलोवाट का, उस पर खपत था, तो उस पर भी विगत 3-4 माह से ही खपत था। तो क्या आपने कभी सुना है ऐसा हो सकता है कि भाई बिजली का कनेक्शन भी लगा हो और जो बिल है वो शून्य आए, उसका कोई बिल ना आए, मीटर चालू हो और इतनी कम यूनिट अगर बिजली आए और 2-2 मीटर की बात वहां पर की गई, और सांसद अगर ऐसा करेगा और फिर बात कहेगा कि भाई बीजेपी आप हमारे साथ ये करते हैं, फला फला करते हैं, तो कैसे चलेगा। और ये साफ तौर पर संभल में जैसे मस्जिद के ऊपर से भी जो बिजली चोरी का आरोप था, टाँका लगा के कनेक्शन लगा के जो आसपास के इलाकों में बिजली बांटी जा रही थी, बिजली चोरी की खबर वहां तक रुक जाती तो ठीक थी, लेकिन यहाँ पर अगर बर्क के घर से भी अगर बिजली चोरी के आरोप जो हैं वो सही पाए जाते हैं, इंजीनियर की बाइट भी आपने सुनी और आपने देखा कैसे अनियमितता पाई जा रही है, और अनियमितता नहीं है, ये जनता की गाड़ी कमाई पर एक तरीके से घात लगाकर इन्होंने ये हमला किया है। सोचिए, जून में केवल 13 यूनिट, अप्रैल में 35 यूनिट की खपत दर्ज की गई है। अब देखिए, बिजली विभाग ने तो नया मीटर लगा दिया, लेकिन पुराना मीटर भी कैसे लगा गया था, ये सांसद को खुद सोचना चाहिए था, उनको खुद ऐसी पहल लेनी चाहिए थी कि उनके घर में ऐसा कुछ ना हो। लेकिन अगर आप साथ देते हैं गलत लोगों का, फिर आप खुद फंसते हैं, फिर आपको जवाब देने का मौका भी कम रहता है, क्योंकि गलती बहुत बड़ी है। और अब ये मुद्दा यहीं तक खत्म नहीं होता, ये मुद्दा आगे बढ़ चुका है और बीजेपी अब इस मामले को बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है। ये विधानसभा तक ये मुद्दा जो है वो उठ चुका है, और मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनना बनता है। धार्मिक स्थल से, अब देखो रहो, धार्मिक स्थल से बिजली चोरी, यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कारपोरेशन का ये 30 से कम है, और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय है ना, इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है, और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, अत्याचार है, अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है, उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। और याद रखना, सच्चाई जब सबके सामने आती है लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि जो सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। तो बिल्कुल साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से कहा कि भाई पहले आरोप लगाते हैं कि प्रशासन चोर है, और जब प्रशासन चोरी को पकड़ने जाता है तो फिर परेशानी इतनी ज़्यादा हो जाती है। कहते हैं कि प्रशासन जो है वो अत्याचार कर रहा है। अत्याचार नहीं है, जनता की गाड़ी कमाई से सरकारी डिपार्टमेंट चलते हैं, और उसमें अगर आप चोरी करते हैं, वो पैसा आप नहीं देते हैं, तो वो पैसा कहीं ना कहीं से तो जाएगा, आपके हमारे टैक्स के पैसे से वो पैसा जाता है। तो चोरी रुकनी चाहिए, और ये बड़ा खुलासा आपने एक बार फिर से सुदर्शन न्यूज़ पर देखा। चलिए आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की। कल फिर मैं आऊँगा शिवम दत्त मेहता और अपनी पूरी टीम के साथ अगले जनमत में नए मुद्दे आपके लिए लेकर आऊँगा, अच्छे मुद्दे आपके लिए लेकर आऊँगा। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए मेरी और मेरी पूरी टीम को, हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।